हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केवस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी विज्ञान का 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जो बिल्कुल आपकी न्यू एग्जाम सिलेबस पर आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी इसे पर डे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जो 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका था विज्ञान का, उसको जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस में हिंदी का भी 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका था, उसको भी आप सभी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आज की इस वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का हो सकता है प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा आप मैनेज करके चलिएगा। सारा चीज हम बिल्कुल सही कर देंगे अगले बार, ठीक है। तो थोड़ा सा आपसे मेरे साथ में मैनेज करके चलिएगा, बाकी बात कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि सेल यानी कि कोशिका नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। अगर सेल की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सेल का नाम जो है कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वो आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था, याद रखिएगा। देखिए रॉबर्ट हुक ने ही मृत कोशिका का खोज किया था, जबकि ल्यूवेन हॉक की बात किया जाए तो इसने जीवित कोशिका का खोज किया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और उसके बाद जो है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडन और सवान के द्वारा किया गया था। ये एक फैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, पहली बार जो कोशिका खोजा गया था ये आपका 1665 में खोजा गया था, तो ये डेट याद रखिएगा। ये देख सकते हैं आप सभी, ये जंतु कोशिका का क्या है, स्ट्रक्चर है। आप सभी इस मैप को देखिएगा, यहाँ समझा देते हैं। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है, बात को समझिएगा। जैसे कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर में जो है कि मेन जो रहता है वो केंद्रक आपका रहता है, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो है कि एक आपका चिकनी होता है और एक आपका खुरदरी होता है। और जो ये आप सभी चिकनी देख रहे हैं, ये वाला आपका चिकनी है, और ये जो देख रहे हैं आप सभी ये आपका खुरदरी है, जिसपे राइबोसोम होता है, जो कि छोटा छोटा आपको देखने के लिए मिलता है। यह आपका लाइसोसोम है, जिसे हम सभी आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह आपका गोल्जी का है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं, यानी कि पावर हाउस कहते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं। ये लाइसोसोम, ये तारका है, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पूरा कोशिका झिल्ली है, याद रखिएगा, जो चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। इसके अलावा एक पादप कोशिका होता है, जिसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में रहता है, और इसमें जो है कि कोशिका भित्ति नहीं रहता है। बात समझे यहाँ पर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक पादप कोशिका का दे दिया जाएगा और एक जंतु कोशिका का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो अगर ये याद रहेगा तो आराम से आंसर कर लीजिएगा आप सभी, बात समझे। उसके बाद अगले सेशन में हम आपको जंतु कोशिका भी दिखा देंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण मापता है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपसे को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। अगर गलती भी होता है तो दिक्कत नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। कम से कम इतना तो कोशिश करते हैं कि सीखने का कोशिश करते हैं आप सभी, तो लिखा जरूर कीजिए आप सभी। अगर इतना फॉलो कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा। देखिए बैरोमीटर से क्या क्या मापते हैं, बिल्कुल वायुमंडलीय दाब मापते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है। देखिए अगर आवर्त सारणी की बात किया जाए तो जो 17वां ग्रुप है आवर्त सारणी का, ये आपका हाइड्रोजन वाला है। तो कोई हमको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक हाइड्रोजन है जो कि सबसे अभिक्रियाशील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोरीन, याद रखिएगा आप सभी। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगर वहीं बात किया जाए कि धातु में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो याद रखिएगा आप सभी, धातु में आपका पोटासियम हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप सभी। धातु अगर पूछा जाए तो पोटासियम करेक्ट आंसर होगा, पर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात किया गया है तो फ्लोरीन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एप्लीकेशन पे न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है, जो बिल्कुल न्यू कोर्स है। देखिए इस कोर्स में आप सभी को मिलेगा क्या क्या, तो इसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास मिलेगा,
प्लस में आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था पिछले बार। उसके बाद इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया जाएगा जिससे डायरेक्ट आपका हुबहू प्रश्न आ जाए। और साथ में आप सभी को हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके। ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो ये तमाम चीज़ जो है कि इस कोर्स में आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। देखिए, आपको तैयारी हम बिल्कुल मिनिमम फी में करवा रहे हैं और ये आपका फुल कोर्स है। तो अगर 100% आप सभी को सफलता चाहिए 2026 में और सरकारी कॉलेज का सपना देखे हैं तो आज ही आप सभी इस कोर्स को ज्वाइन करके मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। देखिए, अगर मेरे साथ में जुड़ के थोड़ा सा मेहनत करके तैयारी कर लीजिएगा ना तो लगभग आप 80,000 पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो देखिए सरकारी कॉलेज में आपका 20 से 25,000 में दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर वहीं प्राइवेट से एडमिशन करवाते हैं तो लगभग आपका 90 से 1 लाख खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ताकि आपका 20 से 25,000 में दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाए और जो आप सपना देखे हुए हैं उसे आप सभी साकार कर सके। तो आज से ही आप सभी ज्वाइन करके मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, जो हम आपको देंगे बस उतना आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें आपको देंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दिए हैं। यही एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करना है, सक्सेस योद्धा। ये युवा शक्ति जेके कोच का ही एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आईडी पासवर्ड बना के उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। और ज्वाइन कैसे करना है इसका प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को देख के आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आसानी होगा ज्वाइन करने में। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, अगर जल में घुलनशील की बात किया जाए तो जो आपका विटामिन बी ग्रुप है, ठीक है, विटामिन बी ग्रुप और उसके बाद जो है कि विटामिन सी, ये दोनों क्या है आपका जल में घुलनशील है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा विटामिन सी। ये आपका जल में है, बाकी बात जितने विटामिन आप सभी देख रहे हैं वो सभी वसा में घुलनशील होता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी, याद रखिएगा आप सभी, वसा में घुलनशील होता है विटामिन बी ग्रुप और सी को छोड़कर। यहाँ पर कुछ विटामिन है, आप सभी इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट विटामिन से क्वेश्चन बनता है। अगर विटामिन ए की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। अगर विटामिन बी1 की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी3 का निकोटिनामाइड हो जाएगा, इसको आप सभी निकोटीन के नाम से भी याद रख सकते हैं, ये आपका गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिएगा विटामिन बी5 का नाम क्या है, पेंटोथेनिक है। उसके बाद विटामिन बी6 का क्या है, पैराडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन बी7 का बायोटिन हो जाएगा। विटामिन बी9 का फॉलिक एसिड होगा और विटामिन बी12 का ये आपका कोबालामिन होगा, इसको कोबालामिन कीजिएगा आप सभी। उसके बाद लिखिएगा आपसे विटामिन सी के बारे में, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा आप सभी, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और उसके बाद आगे आप सभी नोट कीजिएगा विटामिन ई के बारे में, जिसे टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, और विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका पूरा विटामिन का ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसमें आपका जल में घुलनशील कौन सा था, ये विटामिन का जो ग्रुप है, आप 1 से लेके जो 12 तक देख रहे थे, विटामिन बी12 तक, ये आपका जो है कि जल में घुलनशील है। प्लस में आपका विटामिन सी भी आपका जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। और जो जल में घुलनशील होता है वो आपको पर डे लेना होता है, क्योंकि ये मूत्र के साथ में आपका बाहर हो जाता है, याद रखेंगे आप सभी। और वसा वाला क्या रहता है, स्टोर रहता है आपका। किस धातु में लिमोनाइट खनिज है, यह होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe, यानी कि लोहा में होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, लोहा का प्रमुख एस का बता सकते हैं हमको, तो याद रखिएगा 2 एस के इसका, हेमेटाइट। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहा का इनमें से कौन सा एस के हैं, और 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिया गया था, और एक हो जाएगा मैग्नेटाइट, याद रखिएगा आप सभी। तो 2 प्रमुख एस के याद रखिएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो देखिए, अभी आपको बताएं विटामिन बी12 के बारे में, कि जिसे हम सिर्फ कोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो इसी विटामिन में जो है कि आपका कोबाल्ट होता है, यानी कि जो ऑप्शन में डी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
देखिए फ्रेंड, आपसे जितने मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप इस सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप इस सेशन को लाइक कर दिया कीजिए। अगर आप बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जहां तक होता है वो सारा चीज हम प्रोवाइड करने का आपको कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है। तो अभी इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं कि पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बता सकते हैं कोई? चलिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। अभी आपको बताया जब कोशिका का मैप दिखा रहे थे, आपको इमेज दिखा रहे थे, तो दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि किस यंत्र का उपयोग करते हैं दाब को मापने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैनोमीटर, यानी कि कह सकते हैं हिंदी में जिसे हम सभी दाब मापी कहते हैं, पर हिंदी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश वाला ही ऑप्शन दिया जाएगा, याद रखिएगा मैनोमीटर, क्योंकि ये तो तुरंत मार लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीलिया की स्थिति में कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन में 10 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा तो यकृत प्रभावित हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण क्या है। देखिए ये रोग जो होता है आपका विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी। किस कारण से होता है, विषाणु के कारण होता है। देखिए विषाणु से होने वाला कुछ रोग का नाम लिख लीजिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे कि पोलियो, पोलियो जो होता है ये आपका किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है। डेंगू बुखार विषाणु के कारण से होता है। उसी प्रकार से रेबीज हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जुखाम हो गया, खसरा हो गया, चेचक और इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सभी आपका विषाणु के कारण होने वाला है। क्या बताएं, पोलियो, डेंगू बुखार, रेबीज, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, जुखाम, खसरा, चेचक और इन्फ्लुएंजा, ये सभी विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अगर वहीं जीवाणु के कारण होने वाला रोग की बात किया जाए तो आपको बता देना चाहते हैं, जैसे टाइफाइड जो होता है ये आपका किसके कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है, दूषित पानी के कारण। उसी प्रकार से न्यूमोनिया हो जाता है, तपेदिक जिसे हम सिर्फ टीबी के नाम से जानते हैं, वो भी आपका जीवाणु के कारण होता है। हैजा जो होता है जीवाणु के कारण होता है। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कि विषाणु और जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। देखिए सबसे अगर तेज की बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा आप सभी, ठोस में, ध्यान दीजिएगा, जिसमें या तो स्टील ऑप्शन में दिया जा सकता है या आपको इस्पात ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। निर्वात में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, यानी कि चाल सबसे कम है। निर्वात में सबसे अधिक चाल किसका होता है, प्रकाश का सबसे अधिक चाल होता है, जबकि ठोस में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। अगला है एसबी, किसका एक प्रतीक है। देखिए जितने भी प्रतीक चिन्ह है यहाँ से प्रश्न बनता है पेपर में, तो याद रखिएगा एंटी मनी का प्रतीक चिन्ह है आपका एसबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा चलिए कोई बताइएगा हमको कि सोना का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस में एक बताइएगा चांदी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। और हम एक्सपेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है क्योंकि। देखिए लाल रंग की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा कि लाल प्रकाश हवा के अणुओं द्वारा कम से कम परिकिरणित होता है। बात समझिएगा, यहाँ पर लाल रंग का परिकिरणन जो होता है वो कम होता है, याद रखिएगा, और तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, लाल रंग का परिकिरणन कम होता है, तरंगदैर्घ्य का अधिक होता है। वहीं बैगनी रंग की बात किया जाए तो उसका परिकिरणन अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो परिकिरणन इसका कम होने के कारण जो है कि इसको हम सभी क्या करते हैं, खतरे में उपयोग करते हैं ताकि चीजें दूर से भी दिखाई दे। अगला है लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो ये डायोप्टर से मापी जाती है। एक बार सभी से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को आपसे लाइक जरूर करते चलिएगा जितने भी मेरे साथ में हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल जिसे हम सभी गंधक का अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है।
देखिए नायलॉन जो है ये आपका वनस्पति नहीं, ये आपका कृत्रिम रेशा याद रखिएगा, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत रेशा है ये। जबकि जूट हो गया, कपास हो गया और फ्लैक्स हो गया, ये सभी आपका क्या है, वनस्पति रेशा है यानी कि प्राकृतिक रेशा है। जबकि नायलॉन क्या है, ये आपका कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा निर्मित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्कॉर्बी रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। देखिए स्कॉर्बी रोग की अगर बात किया जाए तो ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। और जैसे कि बताएं कि विटामिन बी और सी जो है ये आपका जल में घुलनशील होता है और ये आपको पर डे लेना पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। या सिंपल भाषा में समझिए कि जितने खट्टे पदार्थ हैं वह आपका क्या है, विटामिन सी का स्रोत है। जैसे कह सकते हैं कि गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आपसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसको VVI करके आपसे नोट कीजिएगा कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत रोधी है। यानी कि विद्युत रोधी का मतलब क्या हो गया, यानी कि विद्युत का सबसे कम चालकता, जिसमें विद्युत चलता ही ना हो, कुचालक की यहाँ पर बात किया गया है। देखिए सबसे कम जो है रबड़ हो जाएगा, कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, इबोनाइट हो जाएगा, कपास हो जाएगा और क्वार्टर जो हो जाएगा। ये सभी जो है कि विद्युत का क्या है, विद्युत रोधी है, याद रखिएगा। यानी कि विद्युत इससे गमन नहीं कर पाएगा। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है, याद रखिएगा आप सभी, सबसे अच्छा चालक। हालांकि चांदी महंगा होने के कारण उपयोग नहीं करते हैं, तांबा का उपयोग सबसे अधिक होता है अभी के समय में। तो जितने भी वायरिंग देखते हैं करीब करीब देखिएगा तो तांबा का ही उपयोग किया जाता है, तांबा तार का, जिसे हम सिर्फ कॉपर वायर के नाम से जानते हैं। प्रकाश सबसे तेज गमन करता है। तो अभी आपको बताएं ध्वनि के बारे में कि सबसे अधिक ध्वनि जो गमन करता है ठोस में, और प्रकाश सबसे ज्यादा किसमें गमन करता है, निर्वात में, याद रखिएगा आप सभी। प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। यहाँ सबसे पहले समझिए कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है, बात समझिएगा आपसे। जीवाश्म ईंधन वो है जो कह सकते हैं कि सड़ गल के पच के जो ईंधन बना हुआ था वही जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसमें जीवाश्म ईंधन है आपका। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। आर्सेनिक जो आप सभी AS देख रहे हैं ये क्या है, आपका उपधातु है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए उपधातु की अगर बात किया जाए तो कुल 7 उपधातु है, ध्यान दीजिएगा। 7 उपधातु कौन कौन सा है एक बार आप सभी को जिक्र कर देते हैं। जैसे कि आपका बोरान हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद जर्मेनियम याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा आर्सेनिक, उसके बाद याद रखना है आप सभी को एंटीमनी, जिसे SB से हम सभी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और उसके बाद हो जाएगा ट्यूलेरियम हो जाएगा, जिसे TE से दर्शाते हैं। और उसके बाद एक हो जाएगा पॉलिनियम। तो ये कुल 7 आपके पास उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बहुत ऊंचे तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। पायरोमीटर का उपयोग करते हैं ऊंचे ताप मापने के लिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। देखिए अभी आपको बताएं कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो आपका राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा आप सभी। कोशिका ग्रे किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन डैश कहलाता है। देखिए यहाँ पर दर्पण है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया और इसी दिशा में फिर से मुड़ के चल गया, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। अगर यही प्रकाश यहाँ से आता और कुछ अविलंब की ओर झुक जाता तो ये आपका अपवर्तन का काम करता, याद रखिएगा आप सभी। तो जिस दिशा से आया उसी दिशा में मुड़ गया तो वो क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कंडरा के अस्थि विकास द्वारा बनाने वाली अस्थियों को क्या कहा जाता है। कंडरा अस्थि ही कहा जाते हैं, बिल्कुल आराम से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर कुकर में हैंडल के लिए बेंकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। जो आपसे हैंडल में देखिएगा तो उसमें काला कलर का एक लगा रहता है आपका ऊपर से कवर। तो इसका उपयोग जो किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो यह उष्मा का कुचालक होता है, याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट कुकर का अगर अंदर का ही पकड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हाथ चल जाएगा। अगला है,
प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या डैश को कहा जाता है। 26 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति कहा जाता है। तो प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान क्या है? अनुवांशिकी कहा जाता है इसे। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो सीएनजी आप सभी गैस देखते हैं, हालांकि सीएनजी टेम्पो भी आप बहुत सारा देखते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका पूरा रूप बताना है आपको, फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि प्रतिबल इकाई है, तो ये पास्कल का हो जाएगा। याद रखिएगा, आपसे जो प्रतिबल जो आपसे देख रहे हैं ये किसका इकाई है? पास्कल का है। अगला क्वेश्चन है संदूषित भोजन खाने से क्या होगा? यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि दूषित भोजन खाने से क्या होने वाला है? खाद्य विषाक्तन हो जाता है। याद रखिएगा, आपसे भी दूषित भोजन खाने से। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लासेस में कुल 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए इस सेट में। आपसे कितने स्कोर किए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए जितने प्रश्न अभी दिया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए प्रश्न को याद भी करते चलिएगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो क्वेश्चन के साथ में कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप सभी।